भी है और जन समर्थन भी है। आइए जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बातें उन्हीं की जुबानी। सुनिए। पिछले 140 सालों में कांग्रेस ने कहीं उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारे पास दादा भाई नौरोजी से लेकर महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू जैसे महान नायकों की विरासत है। हमारे नायकों ने हमें सिखाया कि देश और जनता को सशक्त बनाने के लिए हमें लगातार काम करना है। हमें अपने गौरवशाली परंपरा के अनुरूप सभ्य और शालीन भाषा में अपने विरोधियों को मजबूती से जवाब देना है। हमारे नायकों ने सत्य के रास्ते पर चलना सिखाया। हम उसी मार्ग पर चलकर विजय हासिल करेंगे। गांधी जी तो यहाँ तक कहते थे कि सत्य तब भी टिकता है जबकि उसके पक्ष में जनसमर्थन न हो। मैं और एक बार इसके लिए सत्य भी टिकता है जबकि उसके पक्ष में जनसमर्थन न हो, पर हमारे पास सत्य भी है और जनसमर्थन भी है। हाल में रामलीला मैदान की रैली में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे कई मौकों पर देश की जनता ने विराट जनसमर्थन हमें दिया है। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपना मैसेज, अपना पैगाम देते हुए, और ये सब बीजेपी के लिए सीधा संदेश है कि कांग्रेस मूल्यों पर डटे रहकर अपनी लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी भी। वैसे बीजेपी तो कल से खुश थी कि अब दिग्विजय सिंह ने भी आरएसएस की तारीफ कर दी है तो कांग्रेस में फूट पड़ ही जाएगी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बता दिया कि उनका इरादा आरएसएस की यानी संघ की तारीफ करना नहीं था। वैसे बीजेपी अब इस कोशिश में लगी है कि किसी तरह प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच झगड़ा दिखाया जाए, खास तौर पर जब से प्रियंका ने संसद सत्र खत्म होने के बाद मोदी, राजनाथ सिंह और ओम बिरला के साथ चाय पी है और तब से दोनों भाई बहन के बीच दरार डालने की कोशिशें बढ़ी हैं। लेकिन ऐसा करने वाले लोग शायद अपनी मूर्खता ही जाहिर करते हैं कह सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस पर चाहे जितने आघात हों, कांग्रेस मजबूती से खड़ी रहेगी, ये बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कह दी है। साथ ही राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट में लिखा है। क्या कुछ लिखा है जरा उस पोस्ट को भी आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी इस पोस्ट में लिख रहे हैं, जरा इसको एक्सपोज कीजिए, जरा जूम इन कीजिए। और इसमें राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हर कांग्रेस जन को हार्दिक शुभकामनाएं। हम उस ऐतिहासिक विरासत और उन महान बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, संविधान की नींव रखी और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय व समानता के मूल्यों को मजबूत किया। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है जो हर कमजोर, हर वंचित और हर मेहनतकश के साथ खड़ी रही है। संकल्प है कि नफरत, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ सत्य, साहस और संविधान की रक्षा की लड़ाई और अधिक मजबूती से लड़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये लिख रहे हैं यहां राहुल गांधी। कांग्रेस के दो अहम नेताओं यानी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का यह कहना है कि हम और मजबूती से लड़ेंगे। बीजेपी को सीधी चुनौती है इस बात की कि यहां कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस के दो प्रमुख नेता कह रहे हैं कि हम और मजबूती से लड़ेंगे। बीजेपी को यह खुशफहमी है कि वह कांग्रेस को हमेशा के लिए सत्ता से बाहर रखेगी, उसके हौसलों को पस्त करेगी। लेकिन अभी जिस तरह कांग्रेस ने मनरेगा और अरावली को बचाने के लिए अगले साल के शुरू से ही आंदोलन का ऐलान कर दिया है, उससे बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि देश की राजनीति में केवल सत्ता ही मायने नहीं रखती है बल्कि जनता यह भी जानती है कि सत्ता पर बैठे लोग उसके हक में बात करते हैं या नहीं। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि जहां जनहित और संविधान की बात आती है वहां बीजेपी चुप हो जाती है और कांग्रेस ही उसकी रक्षा के लिए आगे आती है। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और आज स्थापना दिवस। इन दो दिनों पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने ऐलान कर दिया है कि अब बीजेपी के अन्यायपूर्ण शासन और तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी।
कल आपने देखा कि जब सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हुई तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित किया। राहुल गांधी ने उस वक्त क्या कुछ कहा था, एक बार फिर आपको सुनाना चाहता हूं। कल के सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। पहले राहुल गांधी को सुनिए एक बार फिर। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा, इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। जी बिल्कुल, यहां पर आप कल सुन रहे थे, कल की बात, ये महत्वपूर्ण बात जो कह रहे थे राहुल गांधी, बता रहे थे मनरेगा को लेकर कल की मीटिंग थी, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, लेकिन कल से लेकर आज तक कांग्रेस के अंदर हलचल मची हुई है और इस हलचल के बाद क्या कुछ निकल के आ रहा है। आज चर्चा यही करेंगे कि क्या मोदी कांग्रेस को रोक पाएंगे, मोदी क्या कांग्रेस को रोक पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच बीजेपी को कैसे सीधी चुनौती यहां पर मिल रही है, इन दो सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं हमारे साथ, प्रेम कुमार जी हैं, जयशंकर जी हमारे साथ हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जरा सीधे आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। कैसे देखा जाए, कल से लेकर आज तक लगातार एक तरफ प्रहार कांग्रेस के ऊपर तो होता ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मनरेगा की बात हो, यानी अब विकसित भारत जी राम जी योजना, और वो अब कानून बन चुका है, मनरेगा को खत्म कर दिया गया है, रिप्लेस करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके बहुत सारे प्रावधानों को बदल दिया गया। तो माना जाए, क्योंकि नाम भी बदल दिया गया, प्रावधानों को बदल दिया गया, तो ऑलमोस्ट वह पूरा का पूरा कानून ही खत्म हो गया है, ये मैं मानता हूं। और कितनी सच्चाई है, क्या है, वो तो सरकार बताएगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कि अपनी जो तैयारियां हैं उसे चुनौती के रूप में कैसे पेश करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, और कितना अब कांग्रेस पार्टी को यहां से रोक पाएंगे नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार, कैसे क्या कुछ दिखाई देता है आपकी, या सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मीटिंग धरातल इन्हीं पे है, धरातल पे नहीं है, मीटिंग है, ये माना जाए? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, कांग्रेस को और उसकी विरासत, जो उसकी राजनीति है, उसको ताकत कहाँ से मिलती है? उसकी विरासत सबसे बड़ी ताकत है। और मैं विरासत से बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है
तो कांग्रेस का स्थापना दिवस हो तो विरासत की बात करना जरूरी हो जाता है। अभी 2 दिन पहले सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी 100 साल पूरा हुआ, उनका भी स्थापना दिवस था, और इसी साल आरएसएस का भी 100 साल पूरा हुआ। तीनों बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि अंग्रेजों के जमाने में थोड़ा याद कीजिए कि प्रतिबंध किस पर लगा था। प्रतिबंध कम्युनिस्ट पार्टी पर लगा 1930 से 34 के दौरान मेरठ षड्यंत्र केस के बाद। प्रतिबंध कांग्रेस पर 2 बार लगा, एक 32 में लगा, 44 में, 42 में लगा। लेकिन आरएसएस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगा, कोई बैन नहीं लगा, ना हिंदू महासभा पर लगा, ना आरएसएस पर लगा। इस विरासत को हम याद दिलाना चाहते हैं, और यहां से आपको समझ में बात आएगी कि जो आजादी से पहले की जो सोच थी, ऐसा थोड़ी था कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाना, उपनिवेशवाद के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ ये संघर्ष था। वरना भाई अंग्रेज को भगाने के लिए जर्मनी की मदद ले लेते, लेकिन चूंकि हमें उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, तो कांग्रेस की विरासत यहां से है। और आज आजादी के बाद चूंकि वो फांसीवादी ताकतें जो डेमोक्रेसी के विरोध में हैं, जो डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, जो जनता को गरीब और गरीब बनाए रखना चाहते हैं, अशिक्षित बनाए रखना चाहते हैं ताकि उन पर राज किया जा सके, ठीक वही सोच जो अंग्रेजों के पास थी कि न भारतीयों को पढ़ने दो और न भारतीयों को आप किसी तरीके से इतना समृद्ध करो कि वो कुछ बोल पाए, सोच पाए। वो तो भला हो इस देश में वैसे वैसे क्रांतिकारी लोग पैदा हुए जिन्होंने अपना सारा सुख त्याग कर अंग्रेजों से लोहा लिया। आज उसी स्पिरिट की जरूरत एक बार फिर पैदा हो गई है। भाई मनरेगा को खत्म करना क्या है? जनता को कमजोर बनाना, जनता अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके, भूखे मरे और हम उनको 5 किलो अनाज दें और हम उनका दाता बन जाए, वो हमें प्रणाम करें, हम उनको कहें कि चलो हमारी वजह से तुम जिंदा हो। ये जो सोच है, इस सोच के खिलाफ कांग्रेस को लड़ाई बिल्डअप करनी है। बिल्डअप करना इसलिए बोले कि लड़ाई अभी बनी नहीं है। लड़ाई के लिए कांग्रेस ने कमर कसी है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि विपक्ष ने कमर कसी है। अरे विपक्ष तो अडानी का माला डाल रहा है पीछे में जाकर के। महाराष्ट्र में आपने देखा शरद पवार को, अजित पवार को, गौतम अडानी को माला पहना रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रतिपक्ष एक है, प्रतिपक्ष के भीतर भी कांग्रेस को बड़ी लड़ाई लड़नी है कि, और वो लड़ाई इसलिए ये हो जाती है, चुनावी लड़ाई नहीं है। चुनावी लड़ाई होगी तो वो माला पहनाने वाले गौतम अडानी को, उसको भी शरद पवार को भी साथ लेके चलना पड़ता है। भाई ये चुनावी राजनीति अलग होती है, लेकिन जनता के लिए राजनीति करना, वो जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इसमें वक्त लगता है। हो सकता है कई बार कांग्रेस चुनाव हार जाती है, लेकिन केवल चुनावी जीत के लिए राहुल गांधी काम नहीं कर रहे हैं, ये कई बार कह चुके। वो बुनियादी चीजें जो जनता को मयस्सर हो और जिससे सरकार उसको दूर कर रही है, उसके लिए लड़ाई बना रहे हैं। तो अब लेकिन राजनीति भी एक जरूरी चीज है, उसके बिना तो ये काम हो नहीं सकता। राजनीतिक रूप से सशक्त तो होना जरूरी है, उसको बाईपास भी नहीं किया जा सकता। तो एक साथ मल्टीपल इश्यूज पर, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो अरावली हो, चाहे वो सेंगर और अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, और ऐसे अन्य मुद्दे जो हम जिसको लेकर के कांग्रेस को जनता का साथ लेते हुए, उनको जोड़ते हुए आंदोलन को बिल्डअप करना है, इसका संकल्प लिया गया है। और देश के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरीके से एक रिजोल्यूशन पास किया गया, शपथ पूर्वक पास किया गया कि हम मनरेगा को वापस लेकर आएंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। यह हमें आजादी से पहले के कांग्रेस का जज्बा दिखलाता है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस एक नए तेवर के साथ आ रही है। सक्सेस कितनी मिलती है ये आने वाले समय में तय होगा, उसको हम अभी से
बहुत हम आशान्वित जरूर हैं, लेकिन फिर भी संकोच से बोलते हैं कि ये संघर्ष छोटा नहीं है, ये संघर्ष बड़ा है, ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन बीते 2-4 सालों में राहुल गांधी ने एक संघर्ष बिल्डअप किया है, इसीलिए ये उम्मीद बनती है कि इस संघर्ष को भी वो एक मुकाम तक ले जाने में कामयाब होंगे। अदरवाइज कुछ समय पहले तक, ये उन्नाव केस आज का तो नहीं है, उन्नाव की बेटी पहले क्यों नहीं निकल पाई इस तरह से सड़क पर लड़ने? इसलिए कि डरो मत का नारा बुलंद हुआ है। अंकिता भंडारी के साथ और उनके गुनहगारों के खिलाफ पहले तो लोग सड़क पर नहीं उतर पा रहे थे, आज क्यों उतर पा रहे हैं? क्योंकि डरो मत का नारा राहुल गांधी ने देश में सबको दिया है। आज पीएमओ में भ्रष्टाचार क्यों निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने माहौल बनाया है कि अंदर से भी कोई आवाज उठे। चुनाव आयोग में चुनाव चोरी की बात थोड़ी ज्यादा मुखर होकर के क्यों आई? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हमें अंदर से खबर मिल रही है। तो खबर कब मिलने लगी? क्योंकि उन्होंने एक आंदोलन बिल्डअप किया। अरावली में लोग अरावली के मुद्दे पर सड़क पर हैं, तो इसका कारण है कि वो विश्वास राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने बिल्डअप किया है, अर्जित किया है कि आने वाले समय में आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक ले जा सके। और ये संकल्प लेना भी एक बड़े विश्वास की बात है। अब तक क्यों नहीं कांग्रेस इतना बड़ा संकल्प ले पा रही थी? आज ले रही है, क्योंकि आज कांग्रेस में एक आत्मविश्वास जगा है कि हम इस काम को कर सकते हैं। और इसी वजह से हमें लगता है कि परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन और व्यापक परिवर्तन आया है। जी जी, बड़ा और व्यापक परिवर्तन। क्या प्रशांत जी, आपको भी लगता है ऐसा ही? यहाँ बहुत सारे मुद्दे अचानक खड़े हो गए हैं साल जाते जाते। चुनाव, वोट चोरी, ये सब मामले तो पिछले 6 महीने से हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोर्ट से भी मामला, सेंगर का मामला, अंकिता भंडारी का मामला जिसका जिक्र कर रहे थे अभी प्रेम कुमार जी, और इन सब के बीच अब मनरेगा वाला मामला, या मनमानी कहिए, मोदी सरकार की मनमानी पर लगाम कसने की कोशिश, क्या इसमें सफल हो पाएगी? जबकि अंदरूनी खींचतान भी बहुत ज्यादा है कांग्रेस के अंदर। वैसे में क्या उतनी तैयारियों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिखाई देते हैं? प्रशांत जी। जी राजीव, पहले तो बात कर लेते हैं कि जो अंदरूनी खींचतान दिखाई दे रही है। देखिए, ये अंदरूनी खींचतान जो है वो कांग्रेस के अंदर पहले एक ग्रुप हुआ करता था, G23 या G22 वटेवर, और वो वैचारिक था पूरा मामला। राहुल गांधी के खिलाफ वो वैचारिक मामला था, और ये जो आपको फ्रिक्शन अभी दिख रहा है ये भी वैचारिक ही है कि आरएसएस को लेकर एक दुविधा है बहुत से लोगों में, कांग्रेस में। और वो राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि जिसको अगर ऐसा लगता हो तो वो कांग्रेस के बाहर जा सकता है। दूसरे की इस तरीके की बयानबाजी जिस दिग्विजय सिंह जी की आई, देखिए दिग्विजय सिंह 2 बार के मुख्यमंत्री हैं और लंबा उनका 50 साल का अनुभव है। तो वर्किंग कमेटी के जिस दिन वर्किंग कमेटी हो रही उसी दिन वो ऐसा ट्वीट करेंगे तो उनको मालूम है कि हेडलाइन क्या बनेगी, और वही हुआ कि हेडलाइन बनी। तो ये सब उनको ये मालूम है। लेकिन इस खींचतान का कोई व्यापक असर दिखाई देगा कांग्रेस के फॉरवर्ड मार्च में, वो मुझे लगता नहीं। दूसरी बात, अगर कांग्रेस के 140 साल की अगर हम बात करें कि 140 साल कांग्रेस सरवाइव कैसे कर गई और रेलिवेंट भी कैसे है, नेता प्रतिपक्ष का ओहदा लोकसभा राज्यसभा में दोनों में कांग्रेस के पास है, तो ये कैसे हो गया और बीजेपी इसके व्यर्थ कहाँ ठहरती है। देखिए, आज जो बीजेपी है वो कॉरपोरेट के साथ अलायंस में है, और इस देश में जो कुछ हो रहा है हिंदू मुसलमान सामाजिक वैमनस, वो कॉरपोरेट साजिश है। ये कॉरपोरेट साजिश हिंदुस्तान में 10-12 साल से चल रही है, और उसका जीता जाता 2 उदाहरण बहुत साफ है। कॉरपोरेट का मीडिया क्या करता है रोज शाम को? क्या वो राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा है? क्या वो सरकार से सवाल पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रहा है। तो कॉरपोरेट साजिश इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरा, अभी 2024-25 के आंकड़े आए हैं
कि कॉरपोरेट किसको पैसा दे रहा है। 6,000 करोड़ उन्होंने बीजेपी को दिया है। कांग्रेस को जितना दिया उससे 12 गुना दिया है। तो कॉरपोरेट के कुछ कॉरपोरेट घरानों ने ये तय कर लिया है कि बीजेपी उनकी पार्टी है, तो वो मीडिया से और पैसे से बीजेपी को बढ़ा रहे हैं। और उनको एक रास्ता साफ है कि समाज में अगर बंटवारा होगा, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे, दलित सवर्ण लड़ेंगे, तो बीजेपी का फायदा होगा, इसलिए वो उस स्कीम में वो चल रहे हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि बीजेपी के अंदर अचानक ही कहाँ से खबरें आने लगी, पीएमओ से घोटाले की खबरें आ रही, तमाम और घोटाले की खबरें आ रही, ये कैसे हो रहा है? ये अचानक जो हो रहा है वो बिल्कुल 2011 में आप देखिए कि ऐसे ही हो रहा है। 2010-11 में यूपीए सरकार में भी ऐसे ही हो रहा था। और ये अब मोदी जी कोई नया चीज कर नहीं पाए। उन्होंने देश के विकास का कोई नक्शा नहीं रखा, अगले 20 साल का कोई नक्शा रखा नहीं। केवल उद्घाटन करना और बयानबाजी करने से बात नहीं बनती। आप देखिए पिछले प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, सबने देश के भविष्य का एक नक्शा रखा। वो नक्शा मोदी जी के पास नहीं है। उनके 90% भाषण का 90% हिस्सा कांग्रेस के ऊपर होता है, विपक्षी ताकतों के ऊपर होता है। और अब उनको अंदर से भी जो है वो एक चुनौती आ रही, जिसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में। लेकिन कांग्रेस 140 साल तक बनी कैसे हुई है और कैसे रेलिवेंट है अभी भी पॉलिटिक्स में, उसकी स्वीकार्यता है, उसका बड़ा कारण है कांग्रेस का मध्य मार्ग। भारत तमाम भाषाओं, तमाम संस्कृतियों का देश है और उसमें मध्य मार्ग से ही कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ सकती है। आप अगर वामपंथ को भी देखिएगा तो वामपंथ ने भारत के संविधान को स्वीकारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकारा और उन्होंने मध्य मार्ग लिया। भारत का वामपंथ दुनिया के दूसरे वामपंथी पार्टियों से अलग है जी। लेकिन बीजेपी ने एक रास्ता ऐसा लिया है जो भारत की जो विविधता है, जो भारत की आत्मा है, उसके खिलाफ है। वो केवल उत्तर भारत में ही इसीलिए सीमित रह पाए और अभी भी उनका बीजेपी का जो रास्ता है वो संकुचित रास्ता है, वो संविधान को चुनौती देने वाला रास्ता है, वो भारत की विविधता को चुनौती देने वाला रास्ता है। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, इसको कैसे तमाम भारत के लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे, सारे के सारे। तो ये बीजेपी का जो रास्ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए 140 साल अपनी उपयोगिता बनाए रखना ये बड़ा एक सवाल है जो बीजेपी को सोचना चाहिए कि आरएसएस बीजेपी दोनों एक अतिवाद की तरफ गए हैं। अब दुनिया के इतिहास में आप देख लीजिए, वो अगर कोई एक्सट्रीम व्यू लेकर कोई पार्टियां चलती हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, चाहे वो वामपंथी पार्टियां ही क्यों ना हो, वो नहीं चल पाती। तो कांग्रेस ने जो 140 साल में और खासकर आज़ादी के बाद और तमाम चुनौतियां आई हैं, कांग्रेस अपनी कोर विचारधारा से भी भटकी और उस भटकाव की वजह से अपना वोट बैंक भी गंवाया। अब राहुल गांधी बड़ी मेहनत से उस कांग्रेस को वापस उस विचारधारा में लेकर आए जो कांग्रेस की मूल विचारधारा थी। और इसलिए ये विरोध और इस तरीके के वर्किंग कमेटी के पहले विवादित बयान देने का सिलसिला चलेगा, लेकिन वो मुझे लगता नहीं कि भटकाव उसमें आने वाला है। बिल्कुल राहुल गांधी इस मामले में इतने ट्रोल होने के बाद और इतना मोदी मीडिया का हमला होने के बाद, इतना सिस्टमैटिक आरएसएस का हमला होने के बाद भी अगर राहुल गांधी अपनी जगह पर टिके हुए हैं पिछले 15 साल से, तो इस तरीके के बयानों से तो टिकेंगे नहीं वो। तो मूल बात यह है कि राजीव जी की बीजेपी क्या इतने लंबे समय तक अपनी उपयोगिता बनाए रख सकती है? बीजेपी का रोड मैप क्लियर दिखता नहीं है। मोदी के बाद बीजेपी क्या होगी किसी को पता नहीं, आरएसएस को भी नहीं पता, ना बीजेपी को पता।
दोबारा मैं लौटूंगा तो बात करूंगा कि बीजेपी के अंदर का चैलेंज क्या है, और उस पर काफी हलचल है बीजेपी के अंदर। जी, आते हैं दोबारा इस पे भी बात करेंगे कि बीजेपी के अंदर क्या चैलेंज है। चैलेंज इधर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है। ज़रा जयशंकर जी आपके पास आता हूँ, प्रफुल्ल जी फिर आपके पास। जयशंकर जी, कांग्रेस पार्टी बहुत उत्साहित भी नज़र आती है लेकिन अंदर खाने चैलेंजेस भी काफ़ी हैं। दिग्विजय सिंह का बयान एक चैलेंज दे गया, और ऐसे मौके पर जब अंदरूनी बातें होनी चाहिए उस समय सोशल मीडिया के ज़रिए दिग्विजय सिंह अपना बयान देते हैं और उसकी भी खूब चर्चा है। लेकिन उसके अलावा क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इन तैयारियों के साथ बीजेपी को चुनौती पेश कर पाएगी? सबसे पहले तो कांग्रेस को उसकी 140वीं कही है, 141वीं वर्षगांठ मुबारक हो। बहुत लंबा अतीत रहा है, बहुत लंबी विरासत है। उस पर कांग्रेस अगर चले तो बहुत बात बन सकती है, अगर विरासत के मुद्दों को लेकर के भी चले। अभी प्रेम कुमार बता रहे थे कि आरएसएस का 100 साल भी पूरा हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी 100 साल पूरा हो रहा है। तो कांग्रेस तो उस समय जो बनी थी 1885 में जो बनी थी, उस समय की कांग्रेस तो एक तरह से कुलीन वर्ग, राजाओं नवाबों की पार्टी होती थी कांग्रेस। लेकिन जब गांधी आए हैं 1920 में लाइमलाइट में, और जब उन्होंने कांग्रेस को एक नई दिशा मोड़ने का काम किया, अछूतोद्धार की बात, अस्पृश्यता के खिलाफ, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, जो समाज के दबे कुचले और बहिष्कृत या वंचित तबके थे, उनको कांग्रेस की मुख्यधारा से जोड़ना शुरू किया। आपको याद होगा कि उसी के बाद कांग्रेस से निकल करके हेडगेवार और इन लोगों ने मिलकर के आरएसएस की स्थापना की थी। तो इनकी स्थापना जो है बेसिकली दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, इन तबकों को मुख्यधारा में लाने, उनको विशेष अवसर देने की बातें करने के विरोध में हुआ था। और वो एक वैचारिक संघर्ष चलता ही रहा है, दिखाने के लिए। तो चूंकि उनके पास एक सामने विलेन होना चाहिए, तो अल्पसंख्यकों में मुसलमान, अभी देखिए इस बार तो क्रिसमस पे ईसाई भी टारगेट पे आ गए। जिस तरह से सांता क्लॉज की तोड़ा गया, मूर्तियों को उसको तोड़ा गया, पंडालों को या उनके जो सजावट थे वो उसके खिलाफ ये की हुड़दंगई की गई, हनुमान चालीसा जाके गाया गया। पहले मस्जिदों के सामने होता था, इस बार चर्च के सामने भी शुरू कर दिया लोगों ने। तो उनका जो गोलवलकर ने उस समय जो कहा था कि हमारे अंदरूनी दुश्मन कम्युनिस्ट और अल्पसंख्यक हैं, तो अभी भी उसी लाइन पे चल रहे हैं वो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे मित्र लोग कह रहे थे कि भाजपा के लिए चुनौती या ये की बात, देखिए एक बात तो यह है कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये तो पता नहीं। नेहरू जी नहीं रहे तो उसके बाद क्या हुआ, ये तो एक अटकल की बात है। लेकिन चूंकि ये विचार शून्य लोग हैं, जिस दिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुद्दों को कांग्रेस ने काट लिया, खत्म कर दिया, उस दिन ये हैसियत पे आ जाएंगे। क्योंकि इनके पास न तो कोई विदेश नीति है, न कोई शिक्षा नीति है, न कोई अर्थनीति है। आज देश जो है कंगाली की अर्थव्यवस्था के रूप में बदल चुका है। जितना जीडीपी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम विदेशीकरण ऋण से दबे हुए हैं। रुपया हमारा एकदम रसातल की तरफ चला जा चुका है। ये सारी चीजें हो रही हैं इन इशूज को लेकर के। जैसे अभी कहा ना कि वोट चोरी और क्या क्या इशू है, मनरेगा के खिलाफ आंदोलन, या अरावली की जो लूट हो रही है जिस ढंग से, उसके खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है। उसी तरह से अंकिता भंडारी और उन्नाव की बेटी का मामला है। आपको याद होगा कि एक निर्भया कांड ने पूरी सत्ता को हिला दिया था। जिस ढंग से सिविल सोसाइटी सड़क पे आ गई थी, आज दुर्भाग्य है, आज सिविल सोसाइटी के लोग पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि उन्नाव की बेटी को न्याय, हाथरस की बेटी न्याय के लिए तड़पती रह गई, उसको कुछ नहीं हुआ। उन्नाव की बेटी को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। और उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, उसके साथ जो हुआ, जो बातें खुल करके आ रही हैं, सामने आ रही हैं, ये वीवीआईपी भारतीय जनता पार्टी के, उनको परोसने की बात की गई थी, गैंग रेप की बात हुई थी, उसका मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। ये जो जनता को टच करने,
संवेदनशील मामले हैं, इन मुद्दों को भी कांग्रेस को लेकर के आगे बढ़ना होगा। दूसरा ये कि 52 से लेकर के 71 और उसके बाद फिर 80 से लेके 89 या फिर 2089 के बाद 90 के बाद फिर ये क्या बोलते हैं 1999 ना, हाँ 1996 तक 96 तक था, 95-96 तक था। तो कांग्रेस की सत्ता रही, फिर मनमोहन सिंह के जमाने में यूपीए की सत्ता रही, तो कांग्रेस का एक सत्तारूढ़ चरित्र बन गया। तो अपनी विरासत को खोजते हुए उसको संघर्ष के रास्ते को अपनाना होगा, क्योंकि आज आप विपक्ष में हैं, आज आप सरकार में नहीं है, सत्तारूढ़ नहीं है आप, तो उसको छोड़ करके आपको संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वो संघर्ष मतलब आज आश्चर्य होता है, कितनी सारी इशूज उठ रहे हैं 11-12 साल में, लेकिन विपक्ष का एक भी नेता जेल में नहीं है। कहीं कोई संघर्ष, कहीं कोई कार्यकर्ताओं का कुछ उस ढंग से जेल भरो अभियान हो या संघर्ष हो, ठीक है, बयान दे दिया आपने, धरना प्रदर्शन निकात कर दिया, हो गया, चले गए, नमस्कार हो गया। लेकिन उसके लिए आपको जाकर के कटिबद्ध रूप से, प्रतिबद्ध रूप से जेलों को भरना होगा। उस समय का विपक्ष, अब आश्चर्य है कि जिस ढंग से पहले विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक होता था, आज सरकार विपक्ष के खिलाफ आक्रामक है। मतलब इससे बड़ी हंसी की बात कुछ हो नहीं सकती है कि 12 साल सरकार चलाते हुए हो गया और वो विपक्ष नेहरू और इंदिरा गांधी और आपातकाल इस सब की बातें हो रही हैं। तो दरअसल बात यह है, तो इसलिए कांग्रेस को, और दूसरी बात यह है कि जो देखिए जब विपक्ष में आप होते हैं तो सरकार के बहुत सारे तंत्र यंत्र होते हैं जिसके चलते वो विपक्ष में फूट डालो, इस तरह की बातें करो, ये सब लोग करते हैं। जैसे अब मान लीजिए प्रियंका गांधी की बात आ गई कि साहब वो उनका मिलना प्रधानमंत्री से या इनसे राजनाथ सिंह से और ओम बिरला से, भाई कांग्रेस उस विरासत की पार्टी है जो विपक्ष को भी साथ में लेकर चलती थी और बात करती थी, आपस में मिलना जुलना होता था। तो अगर प्रियंका गांधी गई तो उसमें बुरा क्या है, लेकिन हाँ भाजपाइयों को बुरा लग सकता है, क्योंकि उनको सोच भी नहीं सकते कि विपक्ष की एक बड़ी नेता जो है वो उनके साथ बैठ करके बात कर सकती है, उनके साथ चाय पी सकती है, उनके सोच में नहीं है। तो इसलिए उसको देखना। अच्छा, दूसरा दिग्विजय सिंह जैसे लोग जिनका बयान आया है, इस तरह की बातें चलेंगी, बीच बीच में आती रहेंगी, और उस पर उनसे ही पूछना चाहिए कि भाई साहब आपने जो बयान दिया उसका क्या मतलब। उसको लेकर के हवा में तीर चलाने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ उनसे उनकी कैफियत तो पूछनी चाहिए कि हाँ भाई बात क्या है। ऐसे ये बात तो आप अंदर भी कह सकते थे, CWC में भी कह सकते थे, उसको आपने सोशल मीडिया पे क्यों डाल दिया। तो ये बातें हैं। और दूसरा चीज ये है कि कांग्रेस को रास्ता अपना अपनाना होगा। जैसे मैंने बार बार लगातार मैं कहते आ रहा हूँ, जब कांग्रेस अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी, उस समय भी दैनिक भास्कर में मैंने लेख लिखा था कि राहुल गांधी को अपने सोच की कांग्रेस बनानी पड़ेगी। राहुल गांधी को खुल करके बोलना होगा, आज की तारीख में बोलना होगा। जो एक कबीर का था ना दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, उसी तरह से कहना पड़ेगा कि राहुल खड़ा बाजार में कांग्रेस में लिया लुकाठी हाथ, जो घर आपने फूंकड़े चले हमारे साथ। तो जो इसके लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, बर्बाद होने के लिए तैयार है, जिसमें कमिटमेंट है वो हमारे साथ रहे। और जिसको लगता है कि नहीं साहब RSS बहुत अच्छा है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वहाँ कुछ मिल सकता है, वहाँ कुछ हो सकता है, तो अपना रास्ता नाप लो। अच्छा, अगर नहीं नापते हैं तो आप ढो मत उनको, फिर उनको बाहर करो। सिंपल सी बात है। हमने बात बीच बीच में भी कहा है कि भाई आप डिफरेंट इशूज जो हैं, जिन इशूज को राहुल गांधी उठा रहे हैं आज की तारीख में, उन इशूज पे कांग्रेस के लोगों का क्या है सोच है, उस पर कभी एक बार मंथन करवा लो, विचार मंथन करवा लो, शिविर करा लो और कहो कि भाई साहब 1 घंटा आप बोलिए इस पर जरा सा, सामाजिक न्याय पे, धर्मनिरपेक्षता पे, संविधान पे, इन सारे मुद्दों पे जरा आप बोलिए, उनसे बुलवाइए। तो वो चीजें बहुत जरूरी है। आपको अपने सोच की पार्टी बनानी होगी, उससे आगे बढ़ना होगा। हाय हाय करने से तो बहुत बात बनने वाली नहीं है कि साहब अरे स्लीपर सेल हैं, तो स्लीपर सेल हैं तो कौन निकालेगा, आप ही निकालना। स्लीपर सेल को तो आपको बाहर करना होगा ना, आप उनको ढोते रहिएगा, वो अपना काम भी करते रहेंगे। तो आज इतना बढ़िया बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे का जो भाषण है, या राहुल गांधी का भी जो बयान है, उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। उसको लेकर के कांग्रेस के कितने लोग आगे आ रहे हैं, उनके कितने महासचिव आगे आ रहे हैं, CWC के मेंबर्स कितने आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जितने हैं उनके बयान आने चाहिए, उनको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जब तक नहीं होगा ना, आप कुछ भी बोलते रहिए, अच्छी अच्छी बातें करते रहिए, उससे कोई बहुत बड़ी बात बनने वाली नहीं है। और दूसरा ये है कि देखिए आपको एक बात तो तय करनी पड़ेगी कि आपको विपक्ष को साथ में रखना, विपक्ष के अन्य घटक दलों को साथ में रखना है या नहीं रखना है, उनसे लड़ना है या भाजपा से लड़ना है, RSS से लड़ना है या किसी और से लड़ना है। तो वो भी एक तय करके कि लड़ना है तो फिर उसके लिए कुछ करना है। खाली बयानबाजी से तो बात नहीं बनेगी कि आप यहाँ बैठ के बयान दे दीजिए, भाषण दे दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल दीजिए।
आपको अपना संगठन खड़ा करना पड़ा, जहां जिनके खिलाफ भी लड़ना है। अब दिल्ली जैसे राज्य में, दिल्ली जैसे प्रदेश में अब तो आपके सामने केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल तो अब लेन देन की बात कुछ है नहीं कि मतलब आपसे समझौता हो जाएगा, तालमेल हो जाएगा। तो कांग्रेस को वहां लड़ना चाहिए। अब उसके खिलाफ भी बोलना तो उसके खिलाफ भी बोलिए, लेकिन भाजपा की सरकार के खिलाफ जम करके सड़क पे आइए, मोर्चा लीजिए। तो ये सब चीजें जब तक आप नहीं करेंगे ना, तब तक उससे कोई बहुत ज्यादा बात बनने वाली नहीं है। लेकिन आज माहौल है, आज आम जनता में भी और खास तौर से जनता में तो है ही है। बाकी हमको देख रहे हैं कि जो भक्त अंधभक्त थे उसमें से भी एक बड़ा तबका जो है वो बात करने लगा कि अरे साहब बात तो सही कर रहे हैं, ये तो मोदी जी ने तो बर्बाद ही कर दिया, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ये नहीं हो रहा है, कुछ लाभ की बात नहीं हो रही है और देश कंगाली की तरफ जा रहा है। अब वो लोग भी महसूस करने लगे हैं। तो जिस दिन अगर कांग्रेस थोड़ा सा वैचारिकी लेवल पे सामने आए, संगठन उस ढंग से खड़ा करे जो अपनी विचारधारा के साथ कमिटेड हो, और ये जो हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान या ये सब धर्म का मामला है, इसकी काट करके जिस दिन आपने लोगों को समझा लिया, उसी दिन आपकी फतह हो जाएगी और उस दिन भाजपा का बंटाधार होना निश्चित है। क्योंकि इसके अलावा आज तक इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। कभी इन्होंने कभी बात ही नहीं की कि नहीं साहब हम इस तरह की शिक्षा प्रणाली करेंगे, इस तरह से औद्योगिकरण करेंगे। आज हम मैं देख रहा हूँ हालत जो है, रेलगाड़ियां मतलब 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे लेट हो रही हैं, और सिर्फ पूरब जाने वाली हो रही हैं, जो पूरब या उत्तर पूर्व जाने वाली रेलगाड़ियां हो रही हैं। बाकी हम देख रहे हैं कि पश्चिमी तरफ जो हो या उत्तर भारत में हो या फिर दक्षिण भारत जाने वाली कुछ भी नहीं है। लेकिन कब तक, 12 साल से हो गया, आप रोज चिल्लाते थे, उस समय कहते थे कोहरा तो कुछ भी नहीं है, बहाना है, और ये रेलगाड़ियों की व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं। आपने सारी व्यवस्था की कवच लगा लिया, क्या क्या कर लिया, रेल का टिकट का भाड़ा बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन आज मतलब आपको बताऊं मैं अपना अनुभव, कल मुझे जिस ट्रेन से जाना था, रीवा एक्सप्रेस से इलाहाबाद जाना था, और वो गाड़ी 10 बजे चलने वाली थी, पहले बताया गया 1:30 बजे चलेगी, फिर बताया गया 3 बजे चलेने वाली। तो मैंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया, हमारा जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो ट्रेन पहुंचती कल, आज पहुंची है वो 5 बजे 6 बजे करीब। हमारा प्रोग्राम था इलाहाबाद में 2 बजे का। तो इस तरह की स्थितियां हो रही है। मतलब पूरी हालत जो है इतनी बुरी हो गई है कि जनता में खदबदाहट मच रही है, युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। लेकिन उस आक्रोश को दिशा देनी होगी, वो गांधी के, नेहरू के विचारों के साथ। अगर थोड़ा सा ज्यादा ना हो तो लोहिया और जयप्रकाश को भी ले लीजिए, लोहिया के विचारों के साथ भी। इस संघर्ष के रास्ते को आपको अपनाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। लड़ने से ही कोई बात बन पाएगी, क्योंकि चुनाव की व्यवस्था तो ठीक है, उस चुनाव में रहेंगे, लड़ेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन लोहिया ने उस समय जो है वोट, फावड़ा, जेल, 3 हथियार दिए थे लोगों को। कहा कि भैया एक चुनाव, वोट मतलब चुनाव, जेल मतलब संघर्ष, फावड़ा मतलब रचनात्मक काम। तो रचनात्मक काम तो सब कर रहे हैं अपने अपने ढंग से, वोट भी लड़ रहे हैं, चुनाव भी सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन संघर्ष सबने लगभग छोड़ दिया है। चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, ममता की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, डीएमके हो, कोई भी, मतलब उस ढंग से जो केंद्र जिस ढंग से आज कर रहा है, गांधी को जिस तरह से खारिज करने की कोशिश की जा रही है, मनरेगा का जो हाल किया जा रहा है, इसको लेकर के सबको लामबंद होकर के सड़क पे आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और जरूरत पड़े तो जेलों को भरना भी चाहिए। यही मेरे ख्याल से एक बड़ा रास्ता है। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, या भाजपा के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर ये काम शुरू हो गया तो। लेकिन तरीका अहिंसक हो, गांधीवादी हो। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, अहिंसक होना चाहिए। और लेकिन कांग्रेस की तैयारियां कितनी मजबूती के साथ यहां दिखती हैं, क्योंकि 2 दिनों से कांग्रेस में अंदर खाने उथल पुथल है। मीटिंग होती है CWC की, उसके बाद आज कांग्रेस अपना 140वां स्थापना दिवस मनाती है, और फिर इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज़ कि इतनी पुरानी पार्टी, लेकिन अंदर खाने जो खलबली है वो एक डेमोक्रेटिक वे में होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और बोलने का अधिकार सब जगह है, सबको देते हैं। सिर्फ 2 लोगों के इर्द गिर्द पार्टी न चले, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ चुनाव भी हो, यहाँ पर चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वही अध्यक्ष पद पर काबिज हो। ये सारी चीज़ें कांग्रेस पे लागू तो होती है, लेकिन उसके बिल्कुल अपोनेंट अगर बात की जाए जो बीजेपी है, वो उस पर क्या ये बातें लागू होती हैं, ये बीजेपी के लोग समझें। और बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है, अभी प्रशांत जी के पास जब आऊँगा तो वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है वो कितना उचित है, किस दिशा में जा रहा है, ये समझते हैं। प्रफुल्ल जी, कैसे देखते हैं आप? आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस जनों को बधाई।
और इस देश को भी बधाई। देखिए, जब हम कांग्रेस को याद करते हैं तो मुझे लगता है कि आज की राजनीति को इतिहास के आईने से देखने की भी जरूरत है। सभी ब्रिटिशर्स एक जैसे नहीं थे। अगर एक जैसे होते, ब्रिटिश शासन को जैसे पेंट किया गया है आज़ादी के आंदोलन के और आज़ादी के बाद इतने दिनों बाद, हमें उसको फिर से रिविजिट तो जरूर करना चाहिए। अगर मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं आई होती तो वो शिक्षा पद्धति नहीं आती जो स्वतंत्रता के स्वाद की तरफ भारतीय मनीषाओं और भारतीय बुद्धिजीवियों और उस समय के लोगों को ले जा रही थी। या जो नवजागरण की बात आ रही थी, जो यहाँ पर राजा राम मोहन राय, इस संदर्भ से हम देखते हैं, बाद में इसको और विकसित होता हुआ देखते हैं। बहुत विस्तार में उधर जाने की गुंजाइश नहीं है। तो शिक्षा के प्रति भी उनका ध्यान था। इसी शिक्षा को तो कांग्रेस के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। तिलक जी विरोध कर रहे थे, कहते कुणबी बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, उनको वह शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। तो कुणबी बच्चों के लिए वो कह रहे थे। तो थोड़ा ब्रिटिश को उसके आईने से देखना चाहिए। ए.ओ. ह्यूम को जरूर याद किया जाना चाहिए, जो कम उम्र में एटा के डीएम थे, ICS थे, बंगाल प्रोविंशियल के, जहां मैं बैठा हुआ हूँ इसी के वो थे, बंगाल ICS सर्विस कमीशन के थे, और एटाक में वो नियुक्त थे। 1857 की क्रांति उन्होंने देखी थी। हालांकि वो काफी अंग्रेजों में भी लोकप्रिय नहीं थे, क्योंकि यहाँ के देशी लोगों से घुल मिल जाते थे, यहाँ पर सुधार वगैरह की कोशिश करते रहते थे। तो लेकिन 1857 की क्रांति उन्होंने देखी थी, और उनके बाद लगातार जो है सो उनको अपनी भी जान बड़ी मुश्किल से बचानी पड़ी। 1800 जब वो रिटायर हो गए 1883-82 में शायद, तो रिटायर हो गए। तो रिटायर होने के बाद जब उन्होंने कांग्रेस जनों को, दादा भाई नौरोजी को याद किया जाना चाहिए, फिरोज शाह मेहता को याद किया जाना चाहिए, ऐसे उमेश चंद्र बनर्जी को याद किया जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने खत लिखा और सबको इकट्ठा किया और बॉम्बे में मुलाकात हुई, कांग्रेस का गठन हुआ। और ह्यूम कांग्रेस के पहले महासचिव थे। आज जयशंकर सर महासचिवों की भूमिका की बात कर रहे थे, पहले महासचिव थे। इसलिए एक ही नजरिए से हम नहीं देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए कि 1885 में हुआ, लेकिन 1905 आते आते कांग्रेस का विभाजन हो गया, इसका बंग भंग हो गया। और इस बंग भंग होने के पहले कांग्रेस में दो धाराएं विकसित हो रही थी। एक जो तिलक के नेतृत्व में थी, बाल गंगाधर तिलक, आदरणीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और एक धारा जो लाल पाल के संदर्भ में भी याद किया सकता है, और एक धारा थी गोपाल कृष्ण गोखले की धारा थी, जो उदारवादी धारा थी, जो उस ढंग से जिसे आज कहते हैं कोट अनकोट, जो अति की बात कर रहे थे हम लोग, जो अतिवाद पर नहीं थे, उदारवाद थी। तो उदारवाद की धारा इनके माध्यम से हो रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले के माध्यम से। तो 1905 में बंग भंग का विरोध शुरू हुआ, और 1906 में जी कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस में काफी उठापटक हुई, और उठापटक में 1906 में ही मुस्लिम लीग का भी गठन हो गया। और आप जानते हैं कि 1907 में जो सूरत का स्प्लिट हुआ, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर जूते फेंके, अतिवादियों ने ही फेंके, कांग्रेस के ही अतिवादियों ने फेंके। हाँ, यह भी हुआ कि तिलक को भी बोलने नहीं दिया गया, और फिर अतिवादियों ने मॉडरेट्स को कांग्रेस से निकाल दिया। इस बात का हमें याद रखना होगा। जब कांग्रेस निकल गया तो कांग्रेस ने फिर से अपने आप को गठित किया, लेकिन और यह आंदोलन चलता रहा। ये हुआ 1907 में सूरत में। लेकिन लखनऊ में क्या हुआ 1916 में? गांधी जी 1915 में भारत आए थे। 1916 में एनी बेसेंट सक्रिय हुई और तिलक जी से भी उनकी बातचीत हुई, और फिर कांग्रेस में पुनर्मिलन हुआ, फिर से कांग्रेस एक हो गया। इसमें मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल हो गई, और इसी वातावरण में गांधी जी आए। गांधी जी जब आए तो गांधी जी पहले गोखले से मिले, और कांग्रेस में इस पुनर्मिलन के बावजूद काफी 1916 में जब पुनर्मिलन हुआ, उसके बावजूद गोखले इस बात को समझ रहे थे कि अतिवादियों का दबाव कांग्रेस पर है, एक्सट्रीमिस्टों का दबाव कांग्रेस पर है। तो गांधी जी को उन्होंने यही कहा कि पहले तुम दोनों में से कौन सही है, मैं सही हूं या तिलक सही है, पहले जाकर के तुम भारत को घूम करके देखाओ। वो भारत घूमने चले गए, भारत घूमते रहे। जैसे अभी राहुल गांधी ने भी भारत घूम करके भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने की। तो जब वो घूम करके आए, घूम के आने के बाद जब 1915 में वो आए तो 1917 में उन्होंने आंदोलन शुरू किया,
जिसे हम चंपारण का आंदोलन कहते हैं। और गांधी जी ने सत्य अहिंसा का आधार लिया, क्योंकि घूमते हुए गांधी जी ये बात तो समझ गए थे कि 1857 की क्रांति के प्रति इस देश की जनता का रुख बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन ये देश की जनता चाहती है कि बिना किसी भारी उथल पुथल और हिंसा के आज़ादी की लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए, आज़ादी हासिल की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति या सिपाही विद्रोह जो भी कह लें, उसके बाद अंग्रेजी शासन के दमन को देखा था, जो शांतिप्रिय लोगों का कितना दमन होता है। तो गांधी जी ने ये बात समझ ली कि सत्य और अहिंसा ही हमारा टूल हो सकता है, और अंग्रेजों के साथ हम प्रेयर पिटीशन की जो शब्दावली अतिवादी यूज करते थे कि कांग्रेस को प्रेयर पिटीशन की पार्टी नहीं बननी चाहिए, तो गांधी जी ने यह महसूस किया कि प्रेयर पिटीशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि कानून की लड़ाई, सभी कानूनविद थे, वकील थे, तो उन्होंने वो लड़ाई शुरू की। और 1917 में जब चंपारण का आंदोलन शुरू हुआ, वहां से गांधी जी की बात खिलनी शुरू हुई, और वहां उन्होंने जो गोखले जी के कहने पर उन्होंने भारत को देखा था और भारत की इन भावनाओं को महसूस किया था, तब वो लगातार आगे बढ़ते रहे। और इस पुनर्मिलन के बाद कांग्रेस में अतिवादियों का स्वर धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन वह स्वर बीच बीच में उठता रहता है। एक हुक है जो उठती रहती है कांग्रेस के भीतर भी, और ये तमाम लोग समझ गए, अतिवादी लोग समझ गए कि ऐसा करना संभव नहीं है, कांग्रेस को अपने रास्ते चलाना संभव नहीं है। उसके बाद फिर नेहरू जी आए, पटेल आए, और बहुत सारे लोग आए, स्वतंत्रता आंदोलन के इतने सारे इतिहास आए, कांग्रेस टूटी बिखरी। फिर आज़ादी के बाद भी जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, जब राष्ट्रीयकरण की चीजें हुई, समझना चाहता हूँ, ये तो इतिहास के पन्ने हैं और ये सब जानते हैं। मैं थोड़ा सा जी मैं आज के संदर्भ में आना चाहता हूँ, जल्दी से प्रफुल्ल जी। जी मैं 30 सेकंड मुझे समय दीजिए। जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ तब भी कांग्रेस के भीतर उसके विरोध की आवाज आई थी, इंदिरा गांधी कांग्रेस टूट गई राष्ट्रीयकरण के समय में। जब और बहुत सारे प्रीवी पर्स खत्म किया गया तब कांग्रेस टूटने लगी। तो कांग्रेस के टूटन की तो होती है। आज की जो हालत है, जो कांग्रेस ने जो ये बात जो कही है कि हमारी रीढ़ सीधी है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा आज भी काम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को लेकर के और मनरेगा को लेकर के जिस ढंग से किया जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस खड़ी है। रही बात, कांग्रेस में भी सोशल फोरम हुआ करता था, सीएसपी की याद की जानी चाहिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के भीतर ही हुआ करती थी, बाद में किस प्रकार से अलग हुई और गैर कांग्रेसवाद का नारा आया, उसका आज हासिल मुकाम क्या है, इस बात का भी विश्लेषण और करना चाहिए। आज की जो स्थिति है, इसमें कांग्रेस निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ खड़ी है, लड़ने की कोशिश कर रही है और लड़ेगी और आगे बढ़ेगी, और मोदी इस कांग्रेस को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इनके डीएनए में जो चीज है, जो संघर्ष की चीज है, आज न कल जनता इनकी इस आवाज को, इस बात को समझेगी। और इतिहास को, चूंकि इतनी चर्चा इसलिए जरूरी है कि इतिहास को ये विकृत करते हैं, और जब हम विरासत की बात करते हैं तो वह इतिहास निरपेक्ष नहीं हो सकता है। सच्चाई तो ये है प्रफुल्ल जी कि पिछले 12 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। हम जब विश्लेषण कर रहे हैं तो इस बात को क्यों नज़रअंदाज करें कि मोदी जी जो भी कर रहे हों, लेकिन आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 2024 के चुनाव में भी सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई और कई राज्यों में सत्ता से बाहर होती गई। बिहार जैसे राज्य में 20 साल से नीतीश कुमार और इस बार बम्पर सीटों के साथ जीत के आते हैं। हम इसके दूसरे पहलू पे विश्लेषण कर रहे हैं। आप कोलकाता में बैठे हुए हैं और एसआईआर को लेकर कैसे घमासान है उसकी बातें हम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। यहाँ चिंता की बात ये नहीं है कि हम बिल्कुल, देखिए है क्या, हम विश्लेषकों को भी ये समझना चाहिए, बिल्कुल लकीर जो है राजनीति में सीधी नहीं होती है। राजनीति में 1+1=2 नहीं होता है। तो इसलिए मैं इस चर्चा में थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, मैं उस दिशा में आप तमाम सुधी जनों को लाना चाहता हूं जहां पर कांग्रेस को, अगर हम कोई नहीं होते कहने वाले कि आप ये कीजिए राहुल जी, आप ये कीजिए खड़गे जी, लेकिन एक विश्लेषक होने के नाते हम यहां विश्लेषण अगर करते हैं तो बहुत उन लोगों को फायदा भी होता है उसका, अगर हम सही बात करते हैं, बताते हैं, रखते हैं, सुनते हैं लोग। इसलिए मैं उस दिशा में जाना चाहता हूं। जब 2026 बिल्कुल सामने है, आज तारीख हो गई 28
29, 30, 31 3 दिन के बाद नए साल का आगाज होगा। 5 तारीख से मनरेगा के खिलाफ कांग्रेस ने अपने वर्किंग कमेटी में यह फैसला ले लिया है कि मनरेगा के खिलाफ वो देश भर में आंदोलन करेगी। अच्छी बात है। कांग्रेस यूथ विंग ने कह दिया है कि 7 तारीख से 7 जनवरी से हम अरावली को लेकर हम पूरे देश में अगले 20 तारीख तक आंदोलन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सत्ता की भूख कैसे जागृत होगी? सत्ता पे अगर आप काबिज नहीं रहेंगे और आपके जेब में पैसा भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी ये भी आया है कि आपके यानी कांग्रेस के अकाउंट में मात्र 53 करोड़ रुपए है और बीजेपी के अकाउंट में 6,500 से ज्यादा करोड़ रुपए अकाउंट में। कितने चंदे मिले इसकी बात छोड़ दीजिए, कितना सफेद धन है कितना काला धन है इसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक जो दोनों के बीच, दोनों पार्टियों के बीच जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। इन सब में कांग्रेस कहां चुनौती, बीजेपी को सीधी चुनौती हम लिख रहे हैं, सीधी चुनौती क्या पेश कर रही है कांग्रेस पार्टी? इतिहास के पन्ने, इतिहास की बात जब हम लेके आते हैं तो नरेंद्र मोदी को जितने भी कांग्रेस के कर्णधार हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर इंदिरा गांधी की शहादत से लेकर गांधी जी की शहादत से लेकर राजीव गांधी की शहादत, सबको नकारते हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी। ये हम देखते हैं। अभी हमने ये देखा कि इस देश में जो जहां पर धर्म संप्रदाय की बात नहीं होती थी, सब अपने अपने धर्म की रक्षा खुद करने के मालिक होते थे। अब दूसरे लोग दूसरे धर्मों के यहां जाके जब चर्च में जाके भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो फिर इस देश का क्या होगा? इस देश का जो ताना बाना था वो कैसे नष्ट हो रहा है? और इन सब में ये 53 करोड़ रुपए वाली पार्टी क्या कर पाएगी, क्या कर रही है, यह समझना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्लीज एक बार फिर आपसे मैं कहता हूं कि इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि कांग्रेस को बहुत नजदीक से फॉलो करते हैं आप, इसलिए याद किया गया कि सत्य तब भी अकेला भी सत्य अकेला नहीं होता, सत्य तब भी खड़ा रहता है, टिकता है। ये हमारे गांधी जी ने कहा था, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका उल्लेख भी किया, आपने भी सुना है। तो ये सच है कि जब अगर हमने लोकतंत्र को चुना है तो कांग्रेस हमेशा ही उसमें सत्ता में रही है, जरूरी नहीं है। आप जो पावर का जो आप एपिटाइट की बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो पावर हंगर है। हंगर और एपिटाइट के अंतर को अब सभी हम लोग जानते हैं। आज की जो कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस कभी भी सिर्फ पार्टी के बल पर कांग्रेस नहीं खड़ी हुई। जनता अपने दुखों से ऊब करके जनता के सामने कांग्रेस जा रही है, लगातार कोशिश कर रही है। इसमें अभी मनुष्य का नहीं, मशीन का कमाल है। मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि बिहार का चुनाव परिणाम जो है तो सिर्फ वोटर के माध्यम से जाहिर हुआ है। मशीन की इसमें भूमिका है और इसलिए किसी भी चुनाव के नतीजे को, उसके समर्थन को देखने के पहले मैं एसआईआर की तरफ जरूर झांकने की कोशिश करता हूं कि एसआईआर में क्या हुआ और किस प्रकार वोट बदले गए हैं। तो इन तमाम दुष्चक्र से निकलने के लिए, इन तमाम बातों से, जो भीतर की आवाज जिसकी तरफ जयशंकर सर इशारा कर रहे थे कि भीतर से भी अगर आवाज आने लगी है तो उस दहशत से वो आवाज निकल रही है और भीतर से कुछ न कुछ आएगा। रावण का युद्ध भी बिना भीतर की आवाज से नहीं जीता गया था। राम भी वैसे ही थे। अगर मिथ की बात करें तो, और बिना कृष्ण के इशारे किए हुए जो उन्होंने क्या पुआल को लेकर के 2 फाड़ चीर दिया था, बिना उस इशारे को किए हुए, समझे हुए, तो महाभारत में भी कोई निर्णायक प्रसंग नहीं आया था। तो ये भीतर से आवाज आने लगी है। ये 10 साल का वक्त कोई बहुत वक्त नहीं होता है एक कौम के इतिहास में, और वो भी कांग्रेस जैसी भारत जैसे देश के इतिहास में। हमें धैर्य पूर्वक उस संघर्ष के प्रति अपना नजरिया रखना चाहिए और उसका विश्लेषण, उसका नतीजा आएगा। लोगों के सामने झूठ अपने आप को बेनकाब करता है और सच तो रहता ही है सबके सामने। लोग इस बात को समझेंगे, महसूस करेंगे और ये दिन बदलेगा। कांग्रेस में भी वो हैपिटाइट है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस उन तमाम रास्तों को लड़ते हुए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नहीं बन सकती है, कांग्रेस आरएसएस नहीं बन सकती है। अगर उनसे लड़ते हुए कांग्रेस भी वही हो जाती है तब भारत की जनता को हासिल क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं, इसलिए भारत की जनता को कांग्रेस बाद से जो हासिल होना है वो स्वच्छ लोकतंत्र हासिल होना है। सत्ता मिलती है राजनेताओं को, जनता को तो सिर्फ लोकतंत्र मिलता है। सत्ता मिल गई, मोदी जी को जनता का लोकतंत्र छिन गया। यह स्थिति बदलनी चाहिए और इसके लिए हमें संघर्ष करने होगा। लोगों को पता होना चाहिए और लोग कांग्रेस के साथ आएंगे। मैं फिर कहूँ कि सीएसपी को याद किया जाना चाहिए किस प्रकार सीएसपी वालों ने
गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, एक खास परिस्थिति में दिया था, उसका नतीजा क्या हुआ, इसका राजनीतिक विश्लेषण हम लोगों को करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आज के इस दौर में, जिस दौर में हम जीते हैं, उस दौर का विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है और कई बार हम इंतज़ार करते हैं, सही समय का इंतज़ार करते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त गुजर जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे रख के वक्त गुजरेगा अगर, तो बहुत समय लगेगा। हम लोग रशिया का उदाहरण देख रहे हैं। मैं उस समय मैं जब गया था रूस, उस समय सोवियत संघ था। मेरे सामने सोवियत संघ 15 हिस्सों में टूटा, बिखरा। 70 साल का जो वहाँ कम्युनिज्म था, उस शासन का अंत हुआ। रशिया में एक डेमोक्रेटिक सरकार आई और आज पिछले 98 से मेरे सामने व्लादिमीर पुतिन सत्ता पर आसीन हुए थे और उनको बैठाया था उस सत्ता पे उनसे पहले बोरिस एल्सिन ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे। और बोरिस एल्सिन के बाद ये बैठते हैं, खुद लेके आते हैं बोरिस एल्सिन, इनको बैठाते हैं और आज तारीख 28 दिसंबर 2025, आज भी सत्ता पर वही काबिज हैं, पुतिन साहब काबिज हैं। पीछे आप याद कीजिए, चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं शी जिनपिंग कब से काबिज हैं। आप याद कीजिए, अभी पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया का जिक्र आता है, वो कब से हैं। तो ये धीरे धीरे उस दिशा में, अगर 10 साल कुछ नहीं हुआ, 10 से 15वें साल में हम जा रहे हैं प्रफुल्ल जी, 10 से 15 यानी 24 से 29 में भी मोदी का शासन है। मध्यावधि की कोई बात यहाँ नजर नहीं आ रही है, और अगर मध्यावधि की बात भी आती है तो उससे पहले चुनाव। मैं जिस दिशा में लेके जाना चाहता हूं इस चर्चा को, न्यूज पॉइंट को, जरा उसको आप सब, हमारे तमाम सुधीजन, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि एक पॉइंट और रखता हूं आप लोगों के सामने। अमलेंदु जी आपके पास आता हूं, फिर आप तमाम साथियों के बीच आता हूं, फिर प्रेम कुमार जी, जैसे हम लोग क्रमवार चल रहे हैं। राहुल गांधी ने 3 एक्सपोज किए, 3 बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, और तीनों में एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम सब कहा उन्होंने। सीधे चुनाव की चोरी का आरोप लगाया। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर 1300 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर की यात्रा कर बैठे वोट चोरी के खिलाफ। बिहार चुनाव से पहले अमलेंदु जी, सबको हमने कवर किया। SIR के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, इसी जो चुनाव का जो प्रोसेस, उसमें सबसे बड़ा जो तंत्र है वो है EVM। इसके खिलाफ ढेर सारी याचिकाएं, दलीलें, उन दलीलों को हमने शुद्ध हिंदी में, आम बोलचाल की भाषा में उसको लाइव किए। सब कुछ हमने देखा। आज भी हम दिन में ब्रेकिंग न्यूज में उसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन मुझे यह बताइए कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता, सदन में, लोकसभा में, अपनी पार्टी में भी एक कद्दावर नेता, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण से उत्तर, लगभग 8,000-10,000 किलोमीटर चलने वाला नेता, क्या उस नेता के इन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस देश में माहौल बदला? इस देश में उन्हीं की पार्टी, कांग्रेस के काफी साथी जो हैं इस कार्यक्रम को सुनते हैं, क्या उन लोगों ने वोट चोरी के खिलाफ, राहुल गांधी ने जो हरियाणा में वोट चोरी हुई, जो वहां कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट चोरी हुई, जो उधर महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, इसके बारे में जो खुलासा किया था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हुई? आज मनरेगा की बात हो रही थी कल CWC में, देश में आंदोलन करेंगे मनरेगा के खिलाफ, लेकिन देश में क्या वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन होने जा रहा है? इसका कोई जिक्र आया? इस पे कोई आगे आंदोलन होने जा रहा है? मेरी जानकारी में उतनी, हो सकता है कि मेरी जानकारी सीमित हो, लिमिटेड हो, और आप लोगों के पास जानकारी हो तो आप लोग बताइए। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें, क्योंकि आपको एक आंदोलन उस दिशा में ले जाके, और आज की तारीख में आपके पास एक और उदाहरण है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने संविधान बचाओ के नाम पर इनको 240 सीटों पे आपने रोक दिया, वोट चोरी के बाद भी, जबकि आज SIR में लगभग 5 करोड़ वोट ऑलरेडी कट चुके हैं। अलग अलग राज्यों के देखें तो 5 करोड़ से ज्यादा वोट कट चुके हैं। 10, 12, 15 करोड़ वोट काट देंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि हमारी चुनी हुई सरकार है, तो कौन मानेगा कि आपकी चुनी हुई सरकार है? इतने अंतरों से तो वोट आप जीत कर चले आते हैं। और आज ही आपने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आपने देख ली अमलेंदु जी,
उस रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट से ही जिक्र इस चर्चा की शुरुआत कीजिए आप अपने वक्तव्य की। और यहां पर डी डुप्लीकेशन की जो बात होती है, किस ढंग से वोट काटे जा रहे हैं, किस ढंग से अपने वोटर्स को रखा जा रहा है, ये जो खेल है, इस खेल का अंत आखिर कौन करेगा? इस खेल के अंत के लिए किसी ना किसी को तो बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे अलग अलग धर्मों की बात कीजिए, हर धर्म में ऐसे ही तो होता है। हर धर्म की किताब में आप चाहे बाइबल पढ़िए, आप चाहे रामचरितमानस पढ़िए, चाहे आप कुरान शरीफ पढ़िए, या और भी दूसरे धर्मों के, सब जगह तो अगर सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय, यही तो बताया गया है ना। ये तो फिलॉसफी है, जीवन का सार यही है। और इस पॉलिटिक्स में भी तो वही फिलॉसफी काम करती है, हमारे लाइफ में भी तो वही फिलॉसफी है। तो ये अगर उस दिशा में कोई आगे नहीं बढ़ेगा, उस दिशा में किसी आंदोलन को खड़ा कोई नहीं करेगा, तो फिर राज करते रहिए। फिर चल रहा है रशिया में, चल रहा है चाइना में। अमलेंदु जी, रिपोर्टर्स कलेक्टिव। बिल्कुल राजीव जी, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट बहुत खतरनाक जो है वो संकेत देती है कि किस तरीके से एसआईआर के जरिए एक बड़ी जो है जिसको विपक्ष जो है वोट डकैती भी कह रहा है, बहुत से लोग, अखिलेश यादव मुझे ध्यान पड़ता है उसको वोट डकैती कह रहे हैं, कि ये सब हो रहा है। इसके लिए उस पर किस तरीके से आया है वो सब सामने आया है। राजीव जी, आपने जो जहां से बात शुरू की कि राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसके बाद क्या वो आंदोलन कहीं दिखाई पड़ता आगे बढ़ता हुआ, तो दिग्विजय सिंह को लेकर जो उड़ा मीडिया राजीव जी, तो दिग्विजय सिंह यही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो करते हैं, जो उन्होंने मेहनत की, उसके बाद आगे संगठन कितना आगे बढ़ाता है, ये जिसको मीडिया ने दूसरी तरीके से उड़ाया, वो ठीक है मीडिया ने जिस तरीके से उड़ाया, लेकिन दिग्विजय सिंह का कहना यही है कि भाई अगर ऊपर से कोई नेता, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है और कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता, वो 3 बड़े खुलासे करता है और धमाकेदार वो चीजें हैं, उसके बाद फिर वो जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देना चाहिए था, तो वो बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट जो राजीव जी, वो राहुल गांधी के दावों पर मोहर लगाती हुई दिखाई पड़ती है। हम लोगों ने राजीव जी एसआईआर पर जो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसको पल पल की खबर जो थी कि क्या क्या दलीलें चल रही हैं, कौन क्या दलील दे रहा है, वो सब हम लोगों ने उसको लाइव किया है। फाइनल हियरिंग होगी, उसको भी हम लोग लाइव करेंगे। और उसमें राजीव जी हम लोगों ने भी बताया था कि चुनाव आयोग के वकील जो थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो 2023 तक काम करता था, चूंकि वो उसमें खामियां हैं, इसलिए हम उसको बिहार में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और एसआईआर में उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये उनका दावा था। और राजीव जी, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के बाद 8वें दिन चुपचाप जो 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, वहां वो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लागू कर दिया गया, बिना किसी मैनुअल के, बिना किसी जानकारी के। बीएलओ ने जब ऐप खुला तो मालूम पड़ा वो सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड है और काम कर रहा है, जिसे आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसमें डिफेक्ट है, वो गलतियां कर रहा है। आपने 8 दिन बाद आपने उसको अप्लाई कर दिया और आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उस ऐप की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद जब एसआईआर की जब घोषणा की गई तो ज्ञानेश कुमार जी ने भी कहा कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई जो एसआईआर का फॉर्म भरेगा उसे मालूम है कि अगर वो 1 की बजाय 2 फॉर्म भरेगा तो उस पर सजा होगी, तो इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब ज्ञानेश कुमार जी ये कह रहे थे तो आपने क्यों उसको फिर लागू कर दिया? तो ये बड़ा सवाल उठा। अब उसके पीछे घपला क्या है, वो रिपोर्ट जो है राजीव जी ये बताती है उस घपले को। घपला ये है उस सॉफ्टवेयर के पीछे कि वो सॉफ्टवेयर अपने मन से काम कर रहा है और जो उसको बताया जा रहा है वो किया जा रहा है, और एल्गोरिथम उसका रोज चेंज हो रहा है, बिना बताए चेंज हो रहा है, नियम रोज जो है अपने आप बन रहे हैं। ये सारी चीजें उसमें निकल कर आई हैं। और क्या हो रहा है कि जिसको हटाना है उसको सॉफ्टवेयर अपने आप हटा दे रहा है, जिसको रखना है उसको रख रहा है। बिहार में भी राजीव जी जो खेल हुआ है वो वोटर डिलीशन का तो हुआ ही, लेकिन वोटर डिलीशन का खेल कम था, वोटर एडिशन का खेल ज्यादा था। और ये सुप्रीम कोर्ट मांगता रह गया कि भाई आपने जिन लोगों को भर्ती किया है नया, आपने किनको भर्ती किया वो लिस्ट तो दे दो। सुप्रीम कोर्ट में आज तक वो चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। तो असली खेल जो है राजीव जी वो डिलीशन के साथ साथ एडिशन का भी है। तो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरीके से यानी चिन्हित करके वोट डिलीट किए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर आता है। तो ये एक बहुत खतरनाक संकेत है। 3 करोड़ 87 लाख वोटर जो हैं वो काटे जा चुके हैं 11 राज्यों में।
लगभग 95 लाख के आसपास जो हैं वो ये बताया जा चुका है कि इनकी 2003 से मैप नहीं कर रहा है, यानी वो नाम अलग हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ नाम जो है वो हटाए जाएंगे, लगभग ये आ चुका है। अगर वो 3 करोड़ भी और जोड़ दिए जाएं तो यानी कि लगभग राजीव जी 3 करोड़ 70 लाख और 3 करोड़ के आसपास ये 6 करोड़ 70 लाख और अगर 90 लाख वो भी मान लीजिए, यानी कुल मिलाकर 7.5 से 8 करोड़ के बीच आपने सीधे सीधे अभी काट दिए। और उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें फिर आप काटेंगे। तो ये घपले जो किए जा रहे हैं, तो ये साफ तौर पर अपने मन की मतदाता सूची बनाई जा रही है, ये वो रिपोर्ट कहती है। और वो रिपोर्ट जो है राजीव जी, उन लोगों ने, रिपोर्टर्स कलेक्टेड के लोग जो हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीएलओस के साथ जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, और जो उनका ऐप था उस ऐप की उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। ये उनका दावा है कि उनके पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, और उसमें उन्होंने देखा कि कैसे जो है रोज एल्गोरिदम उसका बदल रहा है और किस तरीके से वो काम कर रहा है, बिना किसी सूचना के उसका प्रक्रिया बदल जाती है। एक जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, जो अक्सर डीएम होते हैं, कई जिलों में कलेक्टर होते हैं, उन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये जो हम जैसे ही उसको लॉगिन करते हैं मालूम पड़ता है कि नियम बदल गए, आनन फानन में रोज नियम बदले जा रहे हैं, इससे मालूम पड़ता है कि ये कोई बिना किसी तैयारी के इसको लागू किया गया है और बहुत हड़बड़ी में सारे नियम लागू किए जा रहे हैं। अब है क्या मामला राजीव जी? मामला ये लगता है कि नियम इसलिए बदले जा रहे हैं कि अगर अपने काम की मतदाता सूची नहीं बन पा रही है तो अपने काम की मतदाता सूची कैसे बनाई जानी है? मतलब पुतिन भारत में भी पैदा हो तो इसके लिए रास्ता कैसे तैयार हो, तो ये रास्ता एसआईआर के जरिए तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। रिपोर्ट इसकी तरफ इशारा करती है। चुनाव आयोग से पूछा उन्होंने कि भाई आपने जो ये जो किया डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसकी क्या आपने प्रक्रिया है, ये क्या काम करता है, इसको आपने कैसे लागू किया, क्या इसका एल्गोरिदम है, क्या इसमें आपने नियम किए हैं, उसका जरा हमको जवाब दे दीजिए। आज तक कोई जवाब उसका नहीं दिया गया है। और राजीव जी, इंडियन एक्सप्रेस की भी एक और पहले खबर थी, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी, न्यूज पॉइंट में भी और ब्रेकिंग में भी चर्चा की थी कि वो खबर ये आई थी राजीव जी कि किस तरीके से व्हाट्सएप पर ही एसआईआर जो है वो सैंक्शन हो गया। व्हाट्सएप पर संदेश गया, तीनों मतलब जो चुनाव आयुक्त थे व्हाट्सएप पे ही उनकी सहमति असहमति सब आ गई। सुखबीर सिंह संधू जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने व्हाट्सएप पे ही अपना डिसेंट नोट दे दिया कि ये जो उसमें नागरिकता जांचने का काम है ये ठीक नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। ये उनका डिसेंट नोट था और किसी का भी नाम वैध मतदाता उसका कटना नहीं चाहिए, ये उनका डिसेंट नोट था। उनके डिसेंट नोट के बाद एसआईआर व्हाट्सएप पे ही सैंक्शन हुआ और आधा अधूरा जारी हुआ और उसमें सेमी कॉलम के बाद वाक्य अधूरा था। तो यानी ये सब आया। तो ये राजीव जी एक बड़ा आया। अब जो राजीव जी आपका महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या मोदी बीजेपी को, इसको कांग्रेस को खत्म कर पाएंगे और क्या कांग्रेस टक्कर ले पाएगी? मुझे लगता है राजीव जी की तैयारियां हो रही हैं, ठीक है, बहुत से स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। राहुल गांधी गए थे बिहार, वहां भी उन्होंने कहा था कि हम कोई वोट नहीं कटने देंगे। अपने प्रयास थे राहुल गांधी के, लेकिन वोट कटे। लेकिन ये लड़ाई है, जाहिर सी बात है, और लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। अब इसका मतलब राजीव जी एक चीज ये समझ में आती है कि जो सांप्रदायिकता का मुद्दा जिसको कहा जाता है, वो सांप्रदायिकता का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि शायद उससे काम नहीं हो रहा, तभी इस एसआईआर का जो काम जो है ये इसके जरिए की कोशिशें की जा रही हैं, ये समझ में आता है। बाकी जहाँ तक वैचारिक लड़ाई का सवाल है सांप्रदायिकता के खिलाफ, और ये हमेशा से रहा है। और चाहे बीच में इतिहास की बात कर रहे थे प्रफुल्ल जी, तो एओ ह्यूम जो थे वो एटा के नहीं इटावा के डीएम रहे थे, और 1857 की जब क्रांति तब इटावा के ही डीएम थे। 10 साल रहे, एटा के नहीं इटावा के रहे थे, तो वो एओ ह्यूम। तो ये राजीव जी चला आ रहा है। तो और जेम्स मिल जो हैं वो इतिहासकार हुए और उन्होंने सबसे पहले विभाजन किया कि हिंदू काल और मुस्लिम काल, यानी वहाँ से शुरू हुई, उसके बाद फिर बंग भंग सब हुआ। 1817 में उनकी किताब आई, वहाँ से सब शुरुआत हुई। उसके उस पहले हमको कोई सांप्रदायिक दंगे का इतिहास भी भारत में नहीं मिलता है, दंगे भी सब बाद में शुरू हुए। तो ये राजीव जी कांग्रेस जब से बनी है उसके बाद से बहुत से मामलों में आर्थिक नीतियों पे कांग्रेस और भाजपा की कई बार जो है एक सी लाइन मालूम पड़ती रही है, लेकिन एक मसला जो है उस पे दोनों कभी एक नहीं दिखाई हुई है, और वो है सांप्रदायिकता का मसला। कांग्रेस हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी रही। कांग्रेस का हमेशा मत रहा आइडिया ऑफ इंडिया। कांग्रेस की जो आज़ादी की लड़ाई थी वो भारत को बनाने की लड़ाई थी। भारत कैसा हो, एक सक्षम भारत हो, समाज के आखिरी पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है उस तक जो है शासन जो है वो पहुंचे।
ये उसका हमेशा लक्ष्य रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कभी भी समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना नहीं रहा, और ये हमेशा इसी ध्रुवीकरण पर काम करते रहे। ये जिस संगठन से आते हैं उस संगठन के लोग भी इसी पर काम करते रहे। अमलेंदु जी, ये बात सब जानते हैं। देखिए, एक आंदोलन की बात हो रही है। 2026 में कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन खड़ा करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मनरेगा के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बात यह है प्रशांत जी और हम और आप, याद होगा हम लोग जब इंडिया गठबंधन, नाम इंडिया आ रहा था, उस समय हम लोग मुंबई में थे। इंडिया गठबंधन की बैठक थी, हेडलाइन मैनेजमेंट। उसी दिन घोषणा, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे राहुल गांधी और उधर घोषणा हो गई कि वन नेशन वन इलेक्शन, एनडीए की वन नेशन वन इलेक्शन, हेडलाइन मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ चर्च में जाकर वहां प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते हैं क्रिसमस पे, और बाकी गुंडे जो हैं वो दूसरे चर्चों में जाके तोड़फोड़ करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। रायपुर के मॉल में जाके, मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ करते हैं, और कई जगह से ऐसी तस्वीरें खूब भरी पटी हुई हैं। और खासकर भाजपा शासित डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में, उसमें ओडिशा है, उसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें मध्य प्रदेश जबलपुर है, उसमें उत्तराखंड है, हर तमाम उन राज्यों में जहां जहां इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहां पे ये सब कुछ देख रहे हैं हम। मेरा यहां सवाल यह है, प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं, मेरा सवाल है कि एक मूल उसमें जड़ में जाना होगा। जड़ जो है वो पहली बात मंशा है संविधान बदलने की, मंशा संविधान बदलने की मंशा, इनकी मंशा जो है वो जिसको ऑलरेडी आरएसएस प्रमुख ने कह दिया कोलकाता में जाके कि भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र भले संविधान के जरिए न बदला गया हो लेकिन वो हिंदू राष्ट्र ही है। यह अभी का बयान है, सप्ताह भर पहले का, 10 दिन पहले का बयान कोलकाता में। आपकी मंशा यह है, यानी संविधान किसी भी तरह बदलो जो नहीं कर पाए, और अब उसको बदलने इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर अपने मन मुताबिक जितनी वोट चोरी करनी थी वो नहीं कर पाए। अब हम वोट चोरी, क्योंकि उसके बाद आप चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं। अब आपके सामने आप जान रहे हैं, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे और 10 तरह के कानून हो, चाहे आप इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे हो, उसके लिए कैसे परिवर्तन करना, ये सब कुछ आप अपने तंत्र के हिसाब से आप दोनों सदनों में पास करवा दे रहे हैं और राष्ट्रपति जी उस पर मुहर लगा दे रही हैं। ये हम लोग सब देख रहे हैं। कल को और कोई, अभी इसी जनवरी एंड में 31 जनवरी से फिर बजट सत्र शुरू हो जाएगा। अब बजट सत्र में आप 2-4 और लेके चले आएंगे, ऐसे विधेयक पास करवाएंगे। आप उन विधेयकों में उलझे रहिए। बीजेपी चाहती है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं को कि वो इन विधेयकों में उलझा दे और उसके बाद चुनाव दर चुनाव वो चुनाव जीतते जाए। कल को विधेयक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब तो बीजेपी के सबसे महंगे जो पत्रकार साहब है 15 करोड़ रुपए वाले, वो कहते हैं कि तानाशाही वाले देश जो चाइना है वहां पर किसी भी विधेयक को पास कराने की नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि एक राष्ट्र, एक वहां राष्ट्र प्रमुख है और वहां विपक्ष का इतना जोर नहीं लगता और वहां प्रगति होती है। चाइना इसलिए प्रगति किया है। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में क्या होता है कि विपक्ष मुद्दों को समझे बिना उस पर रोक लगाना चाहता है और इसलिए यहां डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब ऐसी दलीलों वाले पत्रकार इस देश में बैठे हुए हैं तो क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रेम कुमार जी, इस जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, जिस बात को खुले तौर पे कह रहा हूं, इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत हमारे तमाम आप सुधीजन उसमें कर रहा हूं कि यहां पर मूल तत्व क्या है। मूल तत्व है वोट चोरी। वोट चोरी कर हम संविधान बदलना चाहते हैं। आपको उलझाया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन में, आपको उलझाया जाएगा मनरेगा में, आपको उलझाया जाएगा ऐसे और भी तमाम अलग अलग मुद्दों पे कि हायर एजुकेशन का बिल ले आए तो किसी और का बिल ले आए, अरावली में ये कर दें। इन सब चीजों में ये भी मुद्दे हैं, लेकिन मूल मुद्दा जो है मुख्य रूप से उस मुद्दे की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, आंदोलन तो खड़ा करना पड़ेगा। मेरा यह सवाल है प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, देखिए मुझे
ध्यान आता है जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, जब 2024 का हो रहा था, तो एक बहस साथ साथ उठती थी कि अगर मोदी जी हार जाएं और तब भी वो गद्दी ना छोड़े तो क्या होगा। ये अक्सर उस समय एक बहस होती थी, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ी क्योंकि वैसे रिजल्ट्स नहीं आए। और हमने डोनाल्ड ट्रंप को भी देखा कि कैसे वहां राष्ट्रपति भवन में उनके समर्थक कूद गए थे, चुनाव ही नहीं मान रहे थे। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि डेमोक्रेसी इनको तभी तक पसंद है जब तक इस डेमोक्रेसी के नाम पर जीत मिलती है। जिस दिन ये जीत नहीं मिलेगी उनको ये डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगेगी, ये भी हो सकता है। और दूसरे देशों में आपने जितना नाम लिया, चाहे उस अमीर पत्रकार के नाम से, उन सब जगह तानाशाही डेमोक्रेसी को चुरा करके ही आई है। किसी भी विचार के नाम पर डेमोक्रेसी को हड़प करके आई है। और हमारे देश में डेमोक्रेसी चूंकि और देशों के मुकाबले हमारे जीन में है, हमारे व्यवहार में है, हमारी परंपरा में है, हमारी संस्कृति में है, तो इस हिसाब से इस डेमोक्रेसी को सीधे सैनिक तानाशाही और इन तरीकों से न हड़प करके छद्म तरीके से हड़पने का प्रयास हो रहा है। और उसका ही तंत्र है वोट चोरी। वोट चोरी वही है, वो भी डेमोक्रेसी का अपहरण है। डेमोक्रेसी का अपहरण दूसरे तरीकों से भी होता है। जैसे एक घटना में याद आती है कि शरद पवार जी मीटिंग में थे, अजित पवार ने खुलासा किया था, गौतम अडानी के साथ मीटिंग हुई, सरकार कैसे बदला जाना है तय हुआ। तो वो भी एक तरीका है सरकार हड़पने का कि कैसे रातों रात शपथ दिला दिया जाए, कैसे सरकार हाथ में ले लिया जाए। विधायकों को खरीदना और सांसदों को बदलना, राज्यसभा में बहुमत लाना, डेमोक्रेसी को अपने अनुकूल बनाना ताकि विधेयक पास करने में कोई दिक्कत न हो, विपक्ष की संख्या इतनी कम रहे कि उनकी कभी आवाज दबा दो, कभी उनको मार्शल से निकाल दो, कभी 100 सांसद बाहर कर दो, ये सारी चीजें अपने अनुकूल बना लो। तो ये भी डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का तरीका है, डेमोक्रेसी के रहते हुए अनडेमोक्रेटिक नॉर्म्स को डेवलप करने का तरीका है। और उसमें मीडिया पर तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो एक अलग चैप्टर ही होता है कि उसको भी अपने अनुकूल बना लो। और ये सारी चीजें चाइना में भी है, रसिया में भी है, उत्तर कोरिया में भी है, सारी जगहों पर इसी तरह से चीजें चल रही हैं। ये कॉमन बातें हैं। पर बात है कि हिंदुस्तान तब भी रसिया नहीं है, तब भी नॉर्थ कोरिया नहीं है, तब भी चाइना नहीं है। यही कारण है, वरना इस देश में एक आवाज ही तो है जो सबसे ज्यादा मुखर है, एक ही आवाज है। और वो राहुल गांधी की आवाज से बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई मुझे पक्षकार कह दे या जो भी कह दे, लेकिन आवाज तो एक ही है। तो उस आवाज को आज किसी भी तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके से बंद किया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं किया जा पा रहा है? इसका कारण है जनता। क्योंकि आज भी अपोजिशन में रहने के बावजूद जनता का सम्मान अपोजिशन को रहता है, इसलिए उस तरीके से सत्ता नहीं हो पाई। नेशनल हेराल्ड केस हो गया या दूसरी चीजें हो गई, हेमंत सोरेन जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल चले गए। उन्होंने प्रयोग करके देखा कि क्या राहुल गांधी को भी अंदर किया जा सकता है, करके देखा, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हुई है। तो इसका कारण है कि राहुल गांधी सुस्त बैठे हुए नहीं है, सरकार चलाने में मगन नहीं थे जैसे अरविंद केजरीवाल थे, जैसे हेमंत सोरेन थे। राहुल गांधी एक्टिव रहे, पूरे देश में उन्होंने घूमा, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, उनके साथी तो सब छीन लिए गए, खरीद फरोख्त हो गई, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने नए साथी बनाए, नए नए इलाकों में अपना समर्थन जुटाया। भाई हिंदुस्तान में जो अपोजिशन है, जितना भी ढीला ढाला अपोजिशन हो, लेकिन भाग कोई नहीं रहा है, सब इंडिया गठबंधन में चिपका हुआ है। सब कहते हैं हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। क्यों? इसलिए कि उस अनडेमोक्रेटिक
फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी ने एक चुंबकत्व पैदा किया है, और उस चुंबकत्व के कारण ये लड़ाई है। जिस दिन ये लड़ाई है वाली बात खत्म हो जाएगी कि अब लड़ाई बाकी नहीं है, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। न हमारे आपके अधिकार होंगे, न हम खोल कर डिबेट कर रहे होंगे, कोई ना कोई कानून के तहत हमको नोटिस भेज दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, या आंदोलनकारी को तो बात छोड़िए, अब तो कुलदीप सेंगर के समर्थन में भी लोग निकल के आ रहे। कभी सोच सकता था कोई कि बलात्कारी के समर्थन में जुलूस प्रदर्शन हो सकता है? लेकिन हिमाकत देखिए, ये वही हिमाकत है कि अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस चूंकि मजबूत है, और उससे जो संघर्ष है, भाई योगिता जो संघर्ष कर रही है उन्नाव की बेटी के साथ में, वो कोई पॉलिटिकल आदमी थोड़े है, पॉलिटिकल महिला तो नहीं है। वो डेमोक्रेसी को बचाने का जो हमारे बीच में एक जज्बा है, उसी का प्रतिफल है वो महिला, और सैल्यूट होना चाहिए ऐसी महिला का जो संघर्ष कर रही। तो मैंने प्रतीक में बात की है, लेकिन ये सारी चीजें देश में हो रही हैं। एक तरफ अनडेमोक्रेटिक कामकाज है, और दूसरा एक रजिस्ट्रिव फोर्स है। रजिस्ट्रिव फोर्स आज कमजोर नहीं है, मजबूत है, इसीलिए राहुल गांधी खड़ा है। अगर जिस दिन खत्म हो जाएगा, राहुल गांधी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो राहुल गांधी रजिस्ट्रिव फोर्स के कारण है, और रजिस्ट्रिव फोर्स राहुल गांधी को राहुल गांधी बनाता है। दोनों ही बातें एक दूसरे के साथ मिली जुली हैं। तो हमें लगता है कि यह संघर्ष जो है, हमने कांग्रेस के तेवर को बदलते हुए देखा है, और बीते 11 सालों में बीते 2-3 साल जो है वो बदला है। और जाहिर बात है, प्रतिपक्ष के सारे घटक दल कांग्रेस जैसा, या कांग्रेस के सारे नेता राहुल गांधी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। ये मान लीजिए, वहां दिग्विजय सिंह भी होंगे, शशि थरूर भी होंगे, और यहाँ शरद पवार भी होंगे, और दूसरे नेता भी होंगे। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी बात जयशंकर सर ने कही थी कि फिर भी इन सबको जोड़ करके रखना, और ये तय करना कि हमको बीजेपी से लड़ना है कि हमको अपने ही अंदर की ताकत से लड़ना है। लड़ाई तो दोनों तरफ चलेगी जयशंकर सर, लेकिन प्राथमिकता जो है वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ आगे रहेगी, और ये लड़ाई भी चलती रहेगी, छोड़ तो सकते नहीं। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, लेकिन प्रायोरिटी वही रहेगी। तो इस तरह से हम देखें कि ये बीजेपी को सीधी चुनौती की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस, पर खतरा जरूर है, क्योंकि अब ये सत्ता छोड़ेंगे, ये थोड़ा सा संशय होने लगा है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक पूरी सिस्टम को तहस नहस करके किसी तरह सत्ता में काबिज रखने, ये जो 2047 और इधर उधर का सपना जो दिखाते हैं, क्या जन समर्थन से थोड़े सपना देख रहे हैं, ये उसी ताकत के दम पर सत्ता में बने रहने का सपना देख रहे हैं। तो इस बात को, इस खतरे को समझना पड़ेगा। उनकी ताकत उसी तरह से है, और वो क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और सारी चीजें कांग्रेस से पर ही उम्मीद टिकी हुई है कि डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो इस लड़ाई को इसीलिए जितना साथ मिले, जितना इस लड़ाई के साथ में आवाज मिले, ये एक वक्त की आवश्यकता है। हम हो सकता है हम चूंकि इस तरह से बोल रहे हैं तो हमें कांग्रेसी करार दिया जाए, हमें कुछ और करार दिया जाए, नहीं, लेकिन ये वक्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्यों कांग्रेसी करार दिया जाएगा? आप एक विश्लेषक के रूप में हैं, आप विश्लेषण कर रहे हैं, और विश्लेषण में एक पक्ष तो आपको लेना ही होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम पत्रकार हैं, और हम खुद को कहेंगे कि हम निष्पक्ष हैं, किसी का पक्ष नहीं लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमको किसी न किसी का पक्ष लेना होगा। और इस वक्त देश को अगर एक लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई थी, उस मुहिम में हम भी संविधान के साथ हैं। मेरे टेबल पे इस वक्त भी देखिए, ये संविधान की किताब मेरे पास हमेशा रहती है। इसके ये तो इंग्लिश पार्ट है, हिंदी भी है, और इस संविधान की लड़ाई ये हिंदी है। तो इस संविधान की लड़ाई अगर कोई भी एक भारत का नागरिक होने के नाते वो तो लड़ना होगा ही ना प्रेम कुमार जी। हम अपने, राहुल गांधी राजनेता हैं, हम पत्रकार हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राजनेता भी हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं। पॉलिटिशियंस, वही मैं कह रहा था, पॉलिटिक्स में 1+1 = 2 नहीं होता है।
1 और 1 मिलकर 11 होता है, वहां उस हिसाब से पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त होता है ना कोई किसी का दुश्मन होता है। आज यहां है कल वहां हो जाते हैं। त्रिवेंद्रम में जब तिरुवनंतपुरम में चुनाव हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो शशि थरूर जी दौड़े दौड़े कल आ रहे थे, और जब चुनाव था तो कभी किसी भी मीटिंग में नहीं आए, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में। तो ये सब पॉलिटिक्स है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं प्रेम कुमार जी, तो आप इस चीज को बिल्कुल अंडरलाइन मत कीजिए कि आपको क्या सोचेंगे लोग। जो सोचना है सोचे। मैं अभी इतनी बातें रख रहा था, 4 लोग ऐसे लिख रहे हैं कि राजीव जी आप निराशापूर्ण बातें कर रहे हैं, आप निराश हैं। राजीव जी एंकर हैं भाई, मैं एंकर हूं। मैं आपके, हमारे, हम सब के सवालों का जवाब, जब प्रफुल्ल जी इतिहास की बातें, मुझे बहुत पसंद है इतिहास की बातें कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे, लेकिन मैं इनको रोका। इसलिए रोका क्योंकि आज की तारीख में हमारे दर्शक यह सुनना चाहते हैं कि कल को कांग्रेस क्या करने जा रही है, कल क्या हुआ, इसकी बातें हम खूब करते रहे हैं, इतिहास के पन्नों को पलट लेंगे। तो यह मेरा रोल होता है और यही रोल आप सबका भी है। तो कतई नहीं प्रेम कुमार जी, कतई नहीं। आपको लोग क्या सोचेंगे, मुझे लोग क्या सोचेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हमारा काम क्या है, हमारा धर्म क्या है? पत्रकारिता हमारा काम, पत्रकारिता हमारा धर्म है और वही हम कर रहे हैं। कर्तव्य हमारा है, कर्तव्य कर रहे हैं और उसमें जो सच्चाई है वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट यही है कि वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फैक्ट यही है कि संविधान को बदलना इनका मूल तत्व है। संविधान बदलने की चाहत है, इस चीज को आप नकार नहीं सकते हैं। और संविधान बदलने की चाहत नहीं होती तो मनरेगा को खत्म नहीं किया जाता, ऐसे 100 से ज्यादा कानूनों को खत्म नहीं किया जाता आज तक। इसलिए संविधान बदलने की चाहत है आपकी और उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर चिंता होनी चाहिए। और उसमें अगर कोई भी साथ आता है, बीजेपी का भी कोई साथ निकल के आता है, तो उसका हम साथ देने के लिए तैयार हैं। कहेगा कोई कि हम संविधान बदलने में विपक्ष के साथी हैं या इस देश के साथ हैं। हम भी नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं प्रेम कुमार जी। इस देश के नागरिक आप भी हैं, इस देश के नागरिक हम भी हैं। हमारा भी फर्ज बनता है। क्या आप रोड पे निकलते हैं, हम पत्रकार हैं, लेकिन किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमारी इच्छा नहीं होती क्या कि उसको उठा के जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, या उसके लिए डॉक्टर आएगा तभी वो लेके जाएगा? एक आम नागरिक होने के नाते आप हेल्प करना चाहते हैं, वही काम है। तो इसलिए बिल्कुल अंडरलाइन मत कीजिए, क्योंकि आप कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, माफी चाहूंगा। निश्चित रूप से जो आबो हवा होती है उसका असर पड़ता है और हम भी उसके प्रभाव में आते हैं। आपने सही बात याद दिलाई है। और ने कहा कि बीजेपी के लोग भी आएंगे इस लड़ाई में तो हम उसका वेलकम करेंगे। डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई में आएंगे तो देखिए, अंग्रेज भी आए थे हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ने, तो हमने उसका वेलकम किया था। चाहे मेरठ षड्यंत्र केस ले लीजिए, चाहे एओ ह्यूम जी का उदाहरण दे दीजिए जिसने कांग्रेस की को बनाया, स्थापना की। तो अंग्रेज, इवन फ्रांस से भी लोग आए थे भारत में उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। विदेशी आए थे भारत के, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। तो ये भी फैक्ट है। तो जो कॉज होता है, जो पब्लिक के इसमें हित में होता है, तो बहुत लोग अपनी राष्ट्रीयता भी भूल जाते हैं, देश छोड़ करके आते हैं, बहुत लोग धर्म भूल जाते हैं, बहुत लोग पार्टी भूल जाते हैं। यानी इन सब चीजों से ऊपर उठ करके ग्लोबल जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए भी वर्क करना पड़ता है। और इसी का नाम तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है। आज तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और या उनकी भाषा बोलिए तो आप राष्ट्रवाद के दुश्मन और देश के दुश्मन सब करार दे दिए जाएंगे। लेकिन उस समय भी टैगोर ने तब ग्लोबल भाषा बोली थी। उस बात को वो हमारी धरती से बोला जा सकता है। तो ये जो बहस है ये वास्तव में एक जरूरी बहस है। कई बार एक चर्चा में ही आज मैं बैठा था, हालांकि समय बहुत हो रहा है, फिर भी मैं संक्षेप में बोलने का प्रयास करता हूं कि एक चर्चा में ही बैठा था, हुआ कि देश बड़ा या धर्म बड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल उठा दिया जाता है और उसके अपने मायने होते हैं, मकसद होते हैं। लेकिन यहां एक लाइन बोलना चाहता हूं कि धर्म का विस्तार बड़ा है। देश तो हिंदुस्तान हो सकता है, हिंदू धर्म हिंदुस्तान से बाहर भी हो सकता है, इस्लाम एक देश से अधिक देशों में भी हो सकता है, ईसाई क्रिश्चियन धर्म भी हो सकता है। तो धर्म का विस्तार देश से जरूर बड़ा है, लेकिन देश जिसमें हमें हमारा वतन, वो निश्चित रूप से धर्म को हम निजी बना करके उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो वही डेमोक्रेसी भी इसी में से एक तीसरा विषय है कि डेमोक्रेसी सबसे बड़ा है। नहीं, अगर डेमोक्रेसी नहीं रही तो ना धर्म बचेगा ना देश बचेगा। हम आप बोल नहीं पाएंगे खुले तौर पे,
और देश बचने का मतलब यही है। डेमोक्रेसी है तब तो बोल पा रहे हैं। हमारे संविधान ने हमको बोलने का आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 30 तक उसमें तमाम अधिकारों का जिक्र है, तमाम तरह के अधिकार दिए गए हैं। इसलिए डेमोक्रेसी जरूरी है, इसलिए संविधान को बचाने की बात मैं बार बार करता हूं। प्रशांत टंडन जी, जी करता हूं अपनी जी प्लीज 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 जी। कि डेमोक्रेसी जो है एक धार्मिक व्यक्ति के लिए भी, एक राष्ट्र भक्त के लिए भी, मैं राष्ट्रवादी नहीं बोल रहा हूं, राष्ट्र भक्त के लिए भी प्रायोरिटी की चीज है। क्योंकि डेमोक्रेसी के बिना हमारी राष्ट्रभक्ति भी जिंदा नहीं रहेगी, वो अडानी भक्ति में भी बदल सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। प्रशांत जी, अंदर खाने की बात आप कर रहे थे, हालांकि हम लोगों ने बहुत, और समय बिल्कुल बाहर जा चुका है, लेकिन फिर भी कम शब्दों में जल्दी हम लोग समेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों की बातें सेकंड राउंड में सुनना जरूरी है। प्रशांत जी, अंदर खाने की बातें राजीव जी बहुत विस्तार से कई दिनों तक चलेगी। जी जी, ये तो अभी सीजन 1 शुरू हो रहा है, इसके 4-5 सीजन आएंगे। कहानी बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन क्योंकि बात कांग्रेस की हो रही थी, तो दो बातें, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस के सामने या विपक्ष के सामने एक बड़ा मौका 2026 में आने वाला है। विधानसभा चुनाव है, अरावली है, मनरेगा है, बड़े सेल्फ गोल बीजेपी ने किए हैं, और वो बड़ा मौका कांग्रेस के पास है। अब इसको कांग्रेस कैसे करती है वो कांग्रेस के ऊपर है। रास्ता उनका ठीक है, राहुल गांधी 2 यात्राओं पर निकल चुके हैं, मुखर हैं, 2 क्या 3 यात्रा, बिहार में भी यात्रा हुई वोट चोरी के नाम पे, खुद वो काम